हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक ऑफ बेलमेंट। अब ये जो टर्म बेलमेंट है वो एक्चुअली डिराइव होती है फ्रेंच टर्म बेलर से। सो बेलर का मतलब है टू डिलीवर, टू हैंड ओवर और टू लीज। अब ये जो ट्रांजैक्शन है बेलमेंट का वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, जिसमें बेलमेंट का मतलब है डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो डिलीवरी गुड्स की देता है उसे बेलर बोला जाता है, और जो बंदा डिलीवरी को एक्सेप्ट कर रहा है उसे बेली बोला जाता है। नाउ इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बेलमेंट, ये एक्सपेक्टेड है एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन के पास जो पोजेशन है गुड्स का वो रखता है, एंड वंस दैट पर्पज़ इज अकम्प्लिश वो गुड्स जो है उसको रिटर्न मिलने चाहिए। जैसे कॉमन डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो है जिसमें हम बेलमेंट देखते हैं। जैसे टेलर के पास स्टिचिंग के लिए हमने कपड़े दे दिए, तो उसमें आपका एक पर्पज़ होता है, तो टेलर ने वो स्टिचिंग करके आपको फिर से वो कपड़े वापस देने चाहिए। हम किसी होटल में जाते हैं, उनका वहाँ पे कोई पर्टिकुलर क्लॉक रूम आप यूज़ करते हैं, एंड यू आर कीपिंग दैट वैल्यूएबल्स ऑफ यूअर्स इन द क्लॉक रूम, तो वो भी एक तरह से बेलमेंट माना जाता है। या फिर दूसरे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें आपने मोबाइल रिपेयर करने के लिए दिया, वंस द रिपेयरिंग इज़ डन, द पर्सन हु इज़ रिपेयरिंग दैट मोबाइल मस्ट रिटर्न दैट मोबाइल टू यू। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो है जिसमें हम बेलमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ सेक्शन 148 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो एक्चुअल डेफिनेशन देता है ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। So bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. Now the person delivering the goods is called the bailer, and the person to whom they are delivered is called the bailee. तो इसका मतलब है कि भाई ये डिलीवरी ऑफ गुड्स है, तो इसमें मूवेबल आर्टिकल्स हैं, इसमें कोई इमूवेबल आर्टिकल हो नहीं सकता है। तो ये डिलीवरी ऑफ गुड्स है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जिसमें जो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है, जिसमें जो पर्पज़ के लिए डिलीवरी दी जाती है वो पर्पज़ वहाँ पे अगर अटेन हो गया, फुलफ़िल हो गया, अकम्प्लिश हो गया, तो जिसके पास वो गुड्स जो है वो डिलीवर किए जाते हैं उसने क्या करना चाहिए, फिर से जिससे वो पोजेशन उसने लिया है उसको वो गुड्स वापस करने चाहिए। अभी इसमें दो पार्टी हैं, बेलर एंड बेली। जो गुड्स को डिलीवर करता है, हैंड ओवर करता है पोजेशन, उसे हम बेलर बोलते हैं, और वो गुड्स जिसको मिल रहे हैं उसे बेली बोला जाता है। तो देर आर टू पार्टीज as per section 148 of the Indian Contract Act in the formation of contract of bailment. अभी इसमें essential characteristic क्या है in regards with the contract of bailment? पहला है delivery of possession of the goods। तो यहाँ पे जो possession of the goods है, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के हाथ में possession दे रहा है। Now possession इज़ ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द ओनरशिप। तो इसमें हम ओनरशिप वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वहाँ पे पोजेशन जो है इन रिगार्ड्स विद दैट पर्टिकुलर गुड्स वो वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं इन द हैंड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बेली। पोजेशन और फिर कस्टडी में भी डिफरेंस है। वन में हैव द कस्टडी विदाउट द पोजेशन। जैसे सर्वेंट है, वो सर्वेंट जब कोई आर्टिकल होल्ड करता है अपने पोजेशन में, तो ही मे हैव द कस्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल, बट ही मे नॉट बी द पोजेसर ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। जो मास्टर है उसके बिहाफ पे वो आर्टिकल होल्ड करना, तो दैट इज़ ही इज़ हैविंग द कस्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल और ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल, तो उसे हम बेली नहीं बोल सकते हैं। और उसी मैनर में जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं, तो जो होस्ट होता है उसके जो यूटेंसिल्स आर्टिकल्स वो गेस्ट जो है वो वहाँ पे होल्ड करते हैं,
तो वो भी वहाँ पे एज अ कस्टडी वहाँ पे वो उस आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं. दे कैनॉट बी इक्वेट विद दिस पर्टिकुलर possession what we are understanding in the formation of contract of bailment. So delivery of possession is a very important element for the transaction of bailment. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा पोजेशन जो है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, डिलीवर करते हैं बेली के हाथ में. एंड सो द इसेंस ऑफ बेलमेंट इज दैट द गुड्स मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द बेली. नाउ इन रिगार्ड्स विद दिस डिलीवरी ऑफ पोजेशन, जो गुड्स की डिलीवरी है वो एक्चुअल या फिर कंस्ट्रक्टिव दोनों मैनर में रिकॉग्नाइज हो सकती है. सो एक्चुअल डिलीवरी का मतलब है फिज़िकल, जब हम गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं इन द हैंड्स ऑफ बेली, देन दैट इज़ एक्चुअल डिलीवरी. और हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कब बोलते हैं, देन व्हेन समथिंग इज़ डन which has the effect of putting the goods in the possession of bailey, then that is called as a constructive delivery. Next है, जहाँ तक दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात हम करते हैं तो दैट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स इज टेम्पररी. सो इन केस ऑफ बेलमेंट जो डिलीवरी है, जो गुड्स आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन के हाथ में दे रहे हैं, वो जो डिलीवरी है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए है और इसका मतलब वो लिमिटेड है, लिमिटेड पर्पस के लिए है. सो लिमिटेड पर्पस के लिए होने से वो टेम्पररी मैनर में उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है. सो बेलमेंट ऑफ गुड्स इज ऑलवेज फॉर सम पर्पस सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश द गुड्स विल बी रिटर्न टू द बेलर और डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शंस. सो ये सेकंड इसेंशियल है जिसमें हम डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए देते हैं, टेम्पररी मैनर में देते हैं और ये एक्सपेक्टेड होता है कि जब वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाता है तो वो डिलीवरी जो है, वो गुड्स जो है फिर से वो बेलर के पास आने चाहिए. नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ गुड्स में बी बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट. नाउ बेलमेंट जो है वो यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट पे बेस है. सो इट इज़ फाउंडेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट. And so under section 148 of the Indian Contract Act, the delivery of goods is upon a contract. So वहाँ पे contract होना ज़रूरी है between the bailor and the bailey so that the goods can be claimed in particular circumstances by that bailor from that particular bailey. With example अगर इसको हम देखते हैं तो एक केस में जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो प्लेंटिव के होते हैं वो चोरी हो जाते हैं एंड पुलिस जो है वो उसको रिकवर करती है, उस ऑर्नामेंट्स को, उन गोल्ड को. लेकिन जब वो रिकवर करती है उसी टाइम में वो फिर से फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर कस्टडी ऑफ पुलिस वो फिर से चोरी हो जाते हैं. नाउ प्लेंटिव जो है वो स्टेट के खिलाफ सूट फाइल करता है, एक्शन लेता है स्टेट के खिलाफ फॉर द लॉस व्हाट ही सस्टेन. बट जहाँ तक इस पर्टिकुलर क्लेम की बात करते हैं जो प्लेंटिव स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्स करने की कोशिश करता है, उसमें कोर्ट जो है उसके क्लेम को डिसमिस करता है ऑन द ग्राउंड दैट देयर इज़ नो सच कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बिटवीन दैट प्लेंटिव एंड द स्टेट इटसेल्फ. तो इसके लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टेट और प्लेंटिव के बीच में नहीं हुआ था और इसकी वजह से प्लेंटिव का जो क्लेम है वो कोर्ट में वहाँ पे सस्टेन नहीं होता है, स्टैंड नहीं होता है. तो इसके लिए बेलमेंट की जब हम बात करते हैं तो डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से ही वहाँ पे आनी चाहिए. अगर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन इन बिटवीन द पार्टीज़ नहीं है तो ऐसे में वो जो क्लेम है वो क्लेम अंडर द बेलमेंट रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता है. लेकिन ये भी नोट करना ज़रूरी है कि जहाँ तक बेलमेंट है, जो बेलमेंट यूजुअली बेस होता है कॉन्ट्रैक्ट पे, कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन ऐसे भी होते हैं कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ पे वो लाइबिलिटी जो है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन जो है, जो एक दूसरे के लिए रिकॉग्नाइज होना चाहिए, वो हम वहाँ पे देखते हैं. जैसे फाइंडर ऑफ गुड्स का कंसेप्ट है,
जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में हमने लर्न किया है, वॉलंटरीली कोई आर्टिकल हमें मिल जाता है और वो हमारे पोजीशन में आता है, so there is no such contract between the finder of the goods and the owner of that particular lost article। लेकिन फिर भी फाइंडर जो है उसको एज अ बेली उस ट्रांजैक्शन में ट्रीट किया जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर लॉस्ट आर्टिकल और फॉर दैट पर्टिकुलर लॉस्ट गुड्स। तो एक्सपेक्टेड ये होता है कि फाइंडर क्या करे, सर्च करे, फाइंडर वहाँ पे जो ओनर है उसको ट्रेस करने की कोशिश करे और वो गुड्स जो है उसको रिटर्न करे। और इसमें जो उसने एक्सपेंसेस बेयर किए हैं एंड व्हाट एफर्ट्स ही हैज़ टेकन एंड व्हाट कॉस्ट ही हैज़ इनकर्ड फॉर ऑल दीज एक्सरसाइज, वो वहाँ पे ओनर से क्लेम कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था बिटवीन द ओनर एंड द फाइंडर ऑफ गुड्स, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम देखते हैं फाइंडर जो है एज अ बेली वहाँ पे ट्रीट किया जाता है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है कि जहाँ तक हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो एवरी टाइम देयर इज़ नो नेसेसिटी दैट देयर मस्ट बी द कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन द बेलर एंड द बेली। तो ये इन शॉर्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं दैट इज़ दैट पर्टिकुलर बेलमेंट। अब इसके साथ पहला पॉइंट जो आता है दैट इज़ द ड्यूटीज़ ऑफ द बेलर। बेलर की ड्यूटी क्या होती है? पहली ड्यूटी होती है डिस्क्लोज ऑल द डिफेक्ट्स इन द गुड्स बेल। जो आपके गुड्स हैं जो आप डिलीवर करते हैं टू द बेली, उसमें जो भी डिफेक्ट्स हैं, जो उसकी सिचुएशन है, जिस सर्कमस्टेंसेस में गुड्स हैं, अगर उसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं तो आपने क्या करने चाहिए, उस बेली को वो डिफेक्ट्स जो है वो डिस्क्लोज़ करने चाहिए। तो आप अगर अवेयर हैं क्या फॉल्ट्स है उस गुड्स में एज अ बेलर, तो आपने क्या करना चाहिए, वो सारे फॉल्ट्स, वो सारे डिफेक्ट्स जो हैं वो वहाँ पे बेली को भी आपने वहाँ पे डिस्क्लोज करने चाहिए। सेकंड ड्यूटी है बेलर की रीपेमेंट बाय बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस। So whereby the condition of the bailment, the goods given to the bailee are to be kept, carried or to be worked upon by the bailee for the bailor, and the bailee is to receive no remuneration, then it is the duty of the bailor to repay to the bailee the necessary expenses incurred by him for the purpose of the bailment। तो वहाँ पे अगर ट्रांजैक्शन ही ऐसा है कि जिसमें आपने ये टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की हैं, जो गुड्स है जो बेली को दिया जा रहा है वो उसने अच्छी तरह से रखना चाहिए, उसको उसके ऊपर काम करना चाहिए, एंड उसके लिए जहाँ तक बेली की बात हम करते हैं तो वो बेली को कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये ड्यूटी होती है बेलर की टू रीपे टू द बेली all the necessary expenses whatever incurred by him for the purpose of bailment। Duty to indemnify। Now the bailor is responsible to the bailee for any loss which the bailee may sustain by reason of the fact that the bailor was not entitled to make the bailment or to receive back the goods or to give directions in respect of that particular goods। तो अगर कहीं पे भी ऐसा डिस्क्लोज हो जाता है कि जिसमें बेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बेली के लिए, क्योंकि बेली का लॉस हुआ है। क्यों लॉस हुआ है? बिकॉज ये जो बेलर है वो वहाँ पे वो बेलमेंट करने के लिए वहाँ पे वो एंटाइटल ही नहीं था, या फिर ही इज़ नॉट एंटाइटल टू रिसीव बैक द गुड्स, या फिर ही इज़ नॉट एंटाइटल टू गिव डायरेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। ऐसे अगर कोई भी सर्कमस्टेंसेस वहाँ पे अराइज होते हैं और जिसकी वजह से बेली जो है वो लॉस सफ़र करता है, तो ऐसे में बेली इज़ एंटाइटल टू इंडेमनीफाई फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बेलर। सो वो बेलर की ड्यूटी होगी कि जो लॉस बेली सफ़र करता है उसको वो कॉम्पेंसेट करके दे, इंडेमनीफाई करके दे। So these are the duties of the bailor in the contract of bailment we are understanding। वैसे ही बेली की कुछ लाइबिलिटीज़ भी है। तो एक है रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बेल, जो गुड्स जो आपके पास आए हैं
जो एज अ बेली आपने क्या करना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे आप खुद के गुड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, एज यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर ओन गुड्स यू सपोज टू टेक केयर ऑफ द गुड्स ऑफ द बेलर। तो ये लाइबिलिटी जो है वो बेली ने अच्छी तरह से वहाँ पे कैरी करनी चाहिए। इसके साथ ही जो लाइबिलिटीज़ की बात हम करते हैं तो उसमें बेली जो है उसने ये देखना चाहिए कि ही इज़ नॉट मेकिंग अनऑथराइज यूज़ ऑफ गुड्स। सो अनऑथराइज यूज़ ऑफ गुड्स में वी हैव टू अंडरस्टैंड जो गुड्स बेल किए जाते हैं दैट मस्ट बी स्ट्रिक्टली यूज फॉर द पर्पज फॉर विच दे आर बेल्ड टू द बेली, एंड सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेली not to do any act with regard to the goods which is inconsistent with the conditions of the bailment। तो जो बेलमेंट की जो कंडीशंस है उसके कॉन्ट्राडिक्शन में आपने गुड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, और अगर उसने ऐसा कुछ किया देन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। एग्जाम्पल की बात हम करते हैं तो ए अगर बी को एक पर्टिकुलर हॉर्स जो है वो अगर भाड़े से देता है फॉर हिज ओन राइडिंग, लेकिन बी क्या करता है उस हॉर्स को कैरेज के साथ लगा देता है, तो यहाँ पे ए के पास ऑप्शन है फॉर टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, क्योंकि ए ने जिस पर्पज़ के लिए वो हॉर्स दिया है बी अगर उस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ नहीं करता है तो ये जो है ए जो है वो अपना ऑप्शन यूज़ कर सकता है टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। नेक्स्ट है जो बेली की ड्यूटी है उसमें नॉट टू मिक्स द गुड्स बेल्ड विथ हिज ओन गुड्स। सो जहाँ तक बेली की बात हम करते हैं जिसके पास गुड्स है तो उसने गुड्स जो उसके पास आए हैं उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, सेपरेटली उसको रखना चाहिए। And so bailey should not mix his own goods with those of the baler without the consent of the baler। So baler की कंसेंट के बगैर अपने गुड्स को बेलर के गुड्स के साथ बेली ने मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर वहाँ पे वो बेली बेलर के गुड्स के साथ अपने गुड्स अगर मिक्स करता है देन द इफेक्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ बेलर्स गुड्स विद द बेलीज गुड्स इज नंबर 1, जहाँ तक बेली with the consent of the baler mixes the goods of the baler with his own goods, the baler and the bailey shall have an interest in proportion to their respective shares in the mixture thus produced। तो ये दोनों में अगर कंसेंट के साथ वो मिक्सचर हो जाता है बेलर एंड बेली, इसमें बेली जो है बेलर की कंसेंट लेके उसके गुड्स के साथ अपने गुड्स अगर मिक्स करता है तो जिस प्रपोर्शन में वो गुड्स वहाँ पे दोनों होल्ड करते हैं उस प्रपोर्शन में दे विल गेट द इंटरेस्ट इन दैट मिक्स गुड्स दैट इज़ प्रोवाइडेड एज पर सेक्शन 155 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दूसरा, अगर बेली विदाउट कंसेंट ऑफ द बेलर गुड्स जो है वो वहाँ पे मिक्स करता है तो अपने गुड्स के साथ बेलर के गुड्स बेली विदाउट कंसेंट ऑफ द बेलर अगर मिक्स करता है और जो गुड्स हैं वो वहाँ पे सेपरेट किए जा सकते हैं या उसको डिवाइड किए जा सकते हैं। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन इन द पार्टीज रिस्पेक्टिवली बट द बेली इज़ बाउंड टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन और डिवीजन और एनी डैमेज अराइजिंग फ्रॉम द मिक्सचर। तो गुड्स में जो प्रॉपर्टी है वो जो रिस्पेक्टिव बेलर एंड बेली है उन दोनों की ही रहेगी, लेकिन ये सेपरेट करने के लिए जो वहाँ पे एक्सपेंसेस लगेंगे वो एक्सपेंसेस वहाँ पे बेली ने क्या करना है, वो वहाँ पे बेली ने सस्टेन करना है, बेली ने वो एक्सपेंसेस अंडरटेक करने हैं। और इसमें अगर वहाँ पे बेलर के गुड्स को कोई भी डैमेज होता है तो उसके लिए भी बेली विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो ये दिया है सेक्शन 156 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तीसरा है, अगर बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर गुड्स को मिक्स करता है विद द गुड्स ऑफ द बेलर, तो यहाँ पे वो अगर ऐसे सिचुएशन में मिक्स हुए हैं कि जो सेपरेट करना ही इम्पॉसिबल है
तो ऐसे सिचुएशन में बेलर जो है वो एंटाइटल होता है टू बी कॉम्पेंसेटेड बाय द बेली फॉर द लॉस ऑफ द गुड्स। तो मिक्सचर जो हुआ है बेली ने जो बेलर के गुड्स का किया है वो ऐसा है कि अभी वो सेपरेट नहीं हो सकता है, और सेपरेट नहीं हो सकता है या उसको हम फिर से बेलर को गुड्स को इन दैट सेम सिचुएशन नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में बेलर जो होता है वो कॉम्पेंसेट करने के लिए वहाँ पे एंटाइटल होता है। बेलर को आप कॉम्पेंसेट करके देना चाहिए, और जो लॉस उसका गुड्स का हुआ है उसको आपने क्या करना चाहिए, भर के वहाँ पे देना चाहिए। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बेली की वहाँ पे रहती है। टू रिटर्न द गुड्स बेल, तो ये ड्यूटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है बेली की। जब गुड्स उसके पास आते हैं अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्शंस ऑफ द बेलर, ये ड्यूटी होती है बेली की कि उस गुड्स को बेलर को रिटर्न करे। जैसे टाइम वहाँ पे फिनिश होता है फॉर विच द गुड्स बेल, या फिर वो टाइम एक्सपायर हो जाता है, या फिर वो जो पर्पज़ जिसके लिए वो गुड्स आपके पास आए हैं वो पर्पज़ वहाँ पे अकम्प्लिश हो जाता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी होती है बेली की, वो गुड्स को क्या करे, डिलीवर करे फिर से टू द बेलर। एंड अगर बेलर ने ऐसे सिचुएशन में अगर डिमांड भी नहीं किए हैं फिर भी एज पर सेक्शन 160 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये ड्यूटी होती है बेली की, वो क्या करे, उस गुड्स को फिर से बेलर को रिटर्न करे। नाउ इफ ड्यू टू द डिफॉल्ट ऑफ द बेली द गुड्स आर नॉट रिटर्न, डिलीवर और टेंडर एट द प्रॉपर टाइम, he is responsible to the baler for any loss, destruction, deterioration of the goods from that time. So जहाँ तक अगर डिफ़ॉल्ट बेली ने किया है, और बेली ने क्या किया है, टाइम पे वो गुड्स अगर बेलर को रिटर्न नहीं किए, डिलीवर नहीं किए, या फिर जो प्रॉपर टाइम दिया गया था उस प्रॉपर टाइम को बेली ने अगर फॉलो नहीं किया इन रिगार्ड्स विद द रिटर्न ऑफ द गुड्स, देन बेली जो है वो रिस्पॉन्सिबल माना जाता है टू द बेलर, जिसमें अगर वो गुड्स का कोई लॉस हो जाता है, वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या फिर उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी अगर वहाँ पे डिटोरिएट हो जाती है, तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं उसमें बेलर जो है वो वहाँ पे बेली से क्लेम कर सकता है, और उसके लिए बेली जो है वो वहाँ पे लायबल माना जाता है। नेक्स्ट है बेली की ड्यूटी टू रिटर्न द इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स बेल। Now, in the absence of any contract to the contrary, a bailee is bound to deliver to the baler any increase or profit which may have accrued from the goods bail. तो यहाँ पे जो भी इंक्रीज या जो भी प्रॉफिट एक बार अगर बेलर ने गुड्स जो है वो बेली के पास रखे, तो वहाँ पे अगर उस गुड्स में कोई इंक्रीमेंट आ जाता है, इम्प्रूवमेंट आ जाता है, या फिर कोई इंक्रीज़ हो जाता है, या प्रॉफिट वहाँ पे आ जाता है, तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द बेली कि उस प्रॉफिट के साथ ही आपने क्या करना चाहिए, वो गुड्स जो है वो वहाँ पे बेलर को देने चाहिए। दैट इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 163 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट ड्यूटी है बेली की, दैट इज नॉट टू सेटअप एनी एडवर्स टाइटल। जो गुड्स बेली के पास आते हैं तो बेली वहाँ पे कोई भी अपना खुद का टाइटल सेट नहीं कर सकता इन रिगार्ड्स विथ दैट पर्टिकुलर गुड्स। तो बेली इज एस्टोप फ्रॉम डिनाइंग द राइट ऑफ द बेलर टू बेल द गुड्स और द राइट ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स। तो बेलर का ये राइट है कि उसने जो बेली को गुड्स दिए हैं वो फिर से उसको वापस मिलने चाहिए। तो जहाँ तक बेली की बात हम करते हैं, बेली इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू से दैट द गुड्स बिलोंग टू अ थर्ड पर्सन एंड हैंस ही शैल नॉट रिटर्न द गुड्स टू द बेलर। तो बेली यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि ये जो गुड्स तुमने मेरे पास छोड़े हैं वो किसी तीसरे बंदे के हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये वापस नहीं दूंगा। तो ये जो है ये क्लेम वहाँ पे बेली जो है वो अगेंस्ट द बेलर वहाँ पे नहीं ले सकता है, या ये एडवर्स टाइटल जो है वो वहाँ पे बेली जो है अगेंस्ट द बेलर वहाँ पे रेज नहीं कर सकता है। सिंपली ही हैज़ टू सी दैट कि जो गुड्स उसके पास बेल होके आए हैं उसको क्या करना है, उसको फिर से रीडिलीवर करना है टू दैट पर्टिकुलर बेलर। जहाँ तक बेलर का अगर गुड्स में टाइटल ही नहीं है
and if the bailee in good faith delivers them back to or according to the direction of the bailor, the bailee is not responsible to the owner in respect of such delivery. तो अगर टाइटल गुड्स का बेलर के साथ नहीं है, लेकिन बेली ने क्या किया, गुड फेथ में वो गुड्स जो है फिर से बेलर को रिटर्न कर दिए हैं, एंड एज पर द डायरेक्शन ऑफ द बेलर वो गुड्स उसने बेलर को रिटर्न किए, तो ऐसे में जो बेली है वो जो उसका टाइटल होल्डर है गुड्स का या ओनर है गुड्स का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. दैट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 166 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. Now the person other than the bailor claiming the title to the goods bailed must apply to the court to stop the delivery of the goods to the bailor until the court decides the title to the goods. So ऐसे में जो बंदा जो अदर दैन द बेलर है वो अगर वहाँ पे उस गुड्स के टाइटल को क्लेम कर रहा है कि ये मेरे ही गुड्स हैं, तो उसने वहाँ पे क्या करना चाहिए, ही मस्ट अप्लाई टू द कोर्ट, और वो उसने देखना चाहिए कि ये जो गुड्स है उसकी डिलीवरी जो है वो मैं स्टॉप करूँ, एंड देन जो डिलीवरी बेलर को मिलने वाली है वो वहाँ पे उसको स्टॉप कर सकता है, और कोर्ट को ये बोल सकता है कि जब तक इसका टाइटल प्रूव नहीं हो जाता है तब तक ये जो गुड्स हैं वो बेलर को फिर से वापस नहीं मिलने चाहिए, सो दैट ही कैन क्लेम द गुड्स इन हिज ओन पोजीशन इंस्टेड ऑफ in the possession of that bailor who is not having the clear title in regards with that particular goods or that particular bail goods. That is provided in section 167 of the Indian Contract Act. Now if several joint owners of goods bail the goods, the bailee may deliver them back to or according to the direction of one joint owner without the consent of all unless there is a contract to the contrary. अगर उनमें कंडीशन ही ऐसी है कि सभी के कंसेंट की ज़रूरत है, व्हेन द बेली विल रीडिलीवर द गुड्स, तो इन दैट सिचुएशन बेली मस्ट टेक द कंसेंट ऑफ ऑल द जॉइंट ओनर्स, बट अदरवाइज किसी एक जॉइंट ओनर के कंसेंट पे भी वो जो गुड्स है वो फिर से वो रीडिलीवर कर सकता है. सो दीज आर द liabilities or the duties of the bailee and duties of the bailor. So we'll stop here and we'll continue the remaining part in the next lecture. Thank you very much.